कि उन दिनों जॉन एलिया की दूसरी शादी की खबर उड़ी हुई थी, जो कि खुद जॉन एलिया ने ही उड़ाई थी। जॉन साहब से मुलाकात हुई तो मैंने लड़की के उम्र के बारे में इसलिए नहीं पूछा कि जॉन साहब 16 से ऊपर नहीं सोच पाते हैं। उसे यूं चेहरा चेहरा ढूंढता हूँ, वो जैसे रात दिन सड़कों पे होगा। अगर दिल पर जरा काबू रहा तो ये समझौता मेरी शर्तों पे होगा। क्या बात है। जश्न रेख्ता सब जानते ही हैं, तो जश्न रेख्ता मैंने बहुत शुरू में पढ़ लिया था, जी आप जो आप आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, क्या बात करें, ये बात बोलनी जरूरी थोड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अमूल्य मिश्रा शो में। और बरेली शहर का जिक्र जब भी आता है, खासकर शायरी के हवालों से, तो दो चार नाम हमारे जहन में आते हैं, चाहे वो वसीम बरेलवी साहब हों या शहरयार साहब हों या हमारे लेजेंड शारिक साहब हों। लेकिन पिछले 4-5 सालों से एक और नाम इस लिस्ट में अपनी जगह बना रहा है बड़ी मजबूती से। उस शायर का नाम होता है जनाब आशू मिश्रा। देश ही नहीं, देश के बाहर जहाँ भी शायरी सोची जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है, हर उस जगह पर मुशायरे लूटने का काम या फिर शायरी से अपने दीवाने बनाने का काम मुसलसल जारी है। उस शायर का नाम होता है जनाब आशू मिश्रा। आज हमारे बीच में हैं। आशू भाई, बहुत शुक्रिया हमारे इस शो का हिस्सा होने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अमूल्य, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे बेहद खुशी है आप सब लोगों के बीच अपनी हाजिरी लगाकर। धन्यवाद। तो आशू भैया, आप कैसे हैं? ये एकदम अच्छा हूँ। जैसा मैंने अभी कहा था आपके बारे में, जैसा तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि बरेली से आपका नाम इतना जुड़ गया है, आपके इतने ज़्यादा मकबूल हैं, इतने फेमस आदमी, इतनी शोहरतें मिल रही हैं आपको, शायरी को आपकी दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। मतलब लगता कैसा है जब आप बात करते हो? तो अभी हाल ही में मैंने जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू देखा, तो जावेद अख्तर से पूछा गया कि सर, जब कोई आपकी तारीफ हो रही हो तो आप क्या करते हैं? तो उनका जवाब था कि मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ। तो जब आप मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे उस वक्त मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि ये एक मुबालगा है जो आपने मेरी तारीफ़ें की, वो बस कहने की बातें हैं। बाकी एक सफ़र है जिस पर मैं गामज़न हूँ, देखते हैं ये सफ़र कहाँ तक पहुँचता है। बाकी मेरे शहर की बात है तो बहुत खूबसूरत शहर है, आप कभी आइएगा। मैंने एक शेर भी कहा है कि तुम्हारा दिल यहाँ पर खो गया तो कैसी हैरत है, तुम्हारा दिल यहाँ पर खो गया तो कैसी हैरत है, बरेली में तो झुमके तक निकल जाते हैं कान से। क्या बात है, क्या और ये बड़ा एक ऐसी बात है कि हमारे शहर में अदबी माहौल हमेशा से रहा, और आज भी आप देखते हैं कि वसीम बरेलवी साहब हों, शारिक कैफ़ी साहब हों, या फिर उधर आप उपन्यासों में जाएं तो खालिद जावेद साहब हों, कोई ना कोई हमेशा इस शहर को बुलंदियों पर पहुंचाता रहा है। बाकी मैं एक मजाक में एक शेर में सुनाना चाहता था आपको, अहमद फराज का शेर है। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदे में भी लोगों का बुरा मांगते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक शेर कहने का प्रोसेस क्या होता है? जैसे लोगों को लगता है कि शायर बड़ा नीरस आदमी होता है, कभी वो परेशान है या फिर किसी अपनी धुन में है तो ही शेर होते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या क्या ये सीखा जा सकता है शायरी, या फिर या आता है? बिल्कुल, लोगों को रहता है कि जैसा लोग सोचते हैं कि शायर आम आदमी से कोई अलग इंसान होता है, बिल्कुल ही गलतफहमी है ये। मैं अपने मामले में तो यही सोचता हूँ, शायर और आम इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि शायर के पास शेर कहने की कला ज़्यादा है। शेर कहने का प्रोसेस क्या होता है, देखिए कि कुछ ना कुछ तो आपके अंदर रहा होगा बचपन में, जो धीरे धीरे आपको इस तरफ लेके आता है। आपका प्रोसेस क्या है? शेर कहने का प्रोसेस जो है वो अलग चीज़ है। मैं शेर कहने का प्रोसेस बताता हूँ। शेर कहने का प्रोसेस ये होता है कि आप इसी माहौल में रहते हैं, आपके आप इर्द गिर्द शायरी होती है, आप पढ़ते सुनते हैं, आप बैठे हैं, चल रहे हैं, सफ़र में हैं, और एक मिसरा कोई आपके जहन में बनता है। वो मिसरा बना, उस मिसरे पे आपने कोई एक गिरह लगाई, वो एक शेर कंप्लीट हो गया। जब एक शेर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सीधी सी बात है, अब आपको जाहिर है कि एक रदीफ़ आपको मिल गई है, एक बहर आपको मिल गई है, और कुछ काफ़िए आपको मिल गए हैं। अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से। एक शेर होने के बाद आप कोई काफ़िया दिमाग में लेते हैं, या बहुत सारे काफ़िए आपके दिमाग में होते हैं और उन पर माथापच्ची चल रही होती है।
जब ये माथापच्ची चल रही होती है तो किसी काफिले पर आपकी कोई बात आई, सबसे पहले क्या होता है कि एक बहुत मोटा ख्याल आता है, बहुत मोटा ख्याल यानी बहुत बेसिक सा ख्याल आता है, जो कि आम आदमी को आता है कि मान लो क्या एग्जांपल दूं कि किसी से बिछड़ के दुखी हैं, ऐसा ना, ऐसा कोई एक ख्याल आया। अब शायर का काम यहाँ से शुरू होता है कि अब हम उस ख्याल को अपने एंगल से कितना तहदार बनाते हैं, उसमें क्या नया सोचते हैं, उसको किस नई तरह से लोगों के सामने लेके आते हैं, ये मेरा प्रोसेस है। उसमें कई बार मैं सफल होता हूँ, कई बार नहीं होता हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि जो सबसे पहला बेसिक ख्याल आपके पास आए, आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए और कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो उससे पहले ना कहा गया हो। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि उससे पहले उसे ना कहा गया हो, लेकिन ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए, आपके शऊर में ये होना चाहिए कि जो आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है, उससे कुछ बेहतर की तरफ ये जाए। ये मेरा प्रोसेस है शायरी का। चलिए, अभी आपने एक शेर भी पढ़ा अपने शहर के कुछ इसमें तारुफ में, जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग के तौर पर। आपके वन लाइनर बड़े मज़ेदार होते हैं, आपकी एफबी पोस्ट मैंने देखी हैं और हम सब ने देखी हैं, बड़ी आप उसके अंदर भी कुछ ह्यूमरस लेके आते हैं। इसका शायरी से क्या रिलेशन है कि या क्या एक शायर को ह्यूमरस होना ज़रूरी है? एक शायर का ह्यूमर से कुछ ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि जो भी अच्छे शायर हैं उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है। इसकी कहानी तो मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि इसके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी तभी आप उसको कम लफ्ज़ों में कह पाएंगे। पंच में क्या होता है, पंच कोई ऐसी बात होती है जो एक उस पंच के पीछे एक कहानी होती है और हम उस कहानी से सामने वाले को रिलेट कराते हैं, लेकिन हम वो पूरी कहानी नहीं सुनाते हैं, उसको सिर्फ एक लाइन में आपके सामने रख देते हैं जिससे आप उसका लुत्फ ले पाते हैं। तो शायरी और ह्यूमर का क्या रिलेशन होता है, मुझे इसके बारे में तो कोई खास नहीं, आपका नहीं जैसे अभी आप एफबी की मैंने पोस्ट देखी, आपकी महेंद्र सिंह धोनी से क्या खास है? कुछ ऐसा आप ताला 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 आपने एक लगा रखा है, पूरा माहौल बना रखा है, कुछ ऐसा क्या है? नहीं नहीं, दोस्तों के बीच मजाक के लिए। हाँ। मेरे दोस्त मुझे धोनी का हेटर मानते हैं, मानते हैं। हालांकि मैं धोनी को बहुत पसंद करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? फिंगर क्रॉस्ड कप्तानी में, हालांकि सिर्फ उनकी कप्तानी से वर्ल्ड कप नहीं जीता है। एक चक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है। सोचो भैया, इस वक्त इंस्टाग्राम का ज़माना है, लाइक और व्यूज़ की बड़ी मारधाड़ है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, पागल हैं। तो इसके बीच में शायरी कहाँ जा रही है कहीं कि जो जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो एक अच्छा शायर की दलील हो गई है। वो एक बात, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये अच्छा है, बुरा है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? देखिए, जब भी ज़माना बदल रहा होता है तो उसके अच्छे और बुरे असरात हमारी जनरेशन पे पड़ते हैं। जहाँ तक बात रही कि व्यूज़ से क्या होता है, तो मुझे लगता है कि गालिब और जॉन एलिया अभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं है और सबसे ज़्यादा शेयर उन्हीं के चलते हैं। बात तो है, ठीक है, एक बात तो है। तो ये जहाँ तक बात है, देखिए शायरी को हम व्यूज़ से नहीं पहचान सकते हैं। व्यूज़ क्या है, वो आज की ज़रूरत है लोगों की, अपने काम के लिए आप अपना शेयर डालते हैं सोशल मीडिया पे, मैं भी डालता हूँ, आप भी डालते हैं। किसी को ज़्यादा रीच मिलती है, किसी को कम रीच मिलती है, पर इसमें कोई ख़राबी नहीं है। पर उसको शायरी मान लेना, किसी पर, किसी शेर जैसी चीज़ पर अगर 10 मिलियन लाइक आए हुए हैं और 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हैं उस पर, तो वो शेर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा शेर भी हो सकता है जो सिर्फ एक आदमी ने दूसरे आदमी को सुनाया हो और वो अभी तीसरे आदमी तक ना पहुंचा हो, वो भी शेर है। या उसने उसको कहीं भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया हो और उस पर 15 लाइक हो, लेकिन वो शेर हमेशा उस शेर से बड़ा रहेगा जिस पर 10 मिलियन व्यूज़ है और वो शेर नहीं है। तो सोशल मीडिया क्या करता है कि आपको एक विस्तार तो दे देता है, लेकिन ये विस्तार किन चीज़ों से आया है ये इसका कोई निर्धारण नहीं होता है। तो शायरी का सोशल मीडिया से इतना ही रिश्ता है। जो सबसे बेहतर काम हुआ वो ये हुआ कि आज से पहले ये था कि लोगों को लॉबिंग करनी पड़ती थी, अपनी किताबें, अपनी गज़लें भेजनी पड़ती थी किताबों के लिए, कभी छप गई कभी नहीं छप गई, लोगों तक जाने का सिर्फ एकमात्र ये रास्ता था। या मुशायरे में था, जहाँ मुशायरे में लॉबिंग चलती थी कि आप आओगे आप नहीं आओगे। सोशल मीडिया ने ये किया कि अब हर लिखने वाले के पास ये सहूलत है
कि वो अपना कलाम, अपना शेर, अपनी गज़ल, अपना गीत वहाँ पोस्ट कर सकता है और पब्लिक डोमेन में रख सकता है। अब वो पब्लिक के ऊपर है कि वो उसे पसंद करती है या नहीं पसंद करती है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, देखिए मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस समय सितारे हैं, उनका कोई गॉडफादर नहीं है। ये सोशल मीडिया के दम पे ही उन्होंने वहाँ अपनी चीज़ें रखी, लोगों ने पसंद किया, आज वो मुशायरों में भी जाते हैं और उनका नाम भी है। नहीं, तो ये लेकिन ऐसा ठीक नहीं भी है। लगता, ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ में कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसी शायरी नुमा चीज़ें भी अनलीश हो गई हैं जो कि इसको कहीं ना कहीं कुछ कहेंगे पॉल्यूट मतलब कर रही है एक तरीके से, कि देखिए शायरी उतना देखिए इसका relevant बुरा नहीं रह इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, हाँ। जिसका अच्छा इम्पैक्ट है उसका बुरा इम्पैक्ट भी है। पर मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी आम आदमी है, उसका इतना हक है कि उसने जो कुछ भी कहा है वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है। हम आप उसको जज करने वाले नहीं हैं, ठीक है। उन्हें कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा है, ये उनका मसला है। कोई क्या पोस्ट कर रहा है, वो उसे शायरी कह के पोस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो उसका मसला है। देखिए मीर का शेर है कि शायरी है मेरी ख़वास पसंद, पर मेरी गुफ्तगू अवाम से है। वाह। शायरी को पसंद करने वाले लोग हर ज़माने में बहुत कम रहे और आज भी बहुत कम है। ये जो 50 मिलियन 100 मिलियन व्यूज़ आते हैं, ये शायरी को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। शायरी हमेशा एक ख़ास तबके के लिए है, क्योंकि वहाँ इतना समझना पड़ता है। कोई कहता था, पता नहीं किसका कॉल है, कि किसी मुशायरे में अगर आपके शेर पे एक साथ 10,000 लोग ताली बजा दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये शेर कोई बहुत अच्छा शेर नहीं है। कोई बात जो एकदम से आपको समझ में आ जाए तो उसके अंदर कोई तहदारी तो नहीं ही होगी। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग अभी जैसे कुछ 5, 7, 8 लोग या फिर ऐसे आज से 10-20 साल बाद जब ये इंस्टाग्राम वाला धुआं हटेगा, तो मंजर आम पर जो लोग रहेंगे, जो कि लोग रहेंगे उस वक्त के, जिनको सुना जाएगा या समझा जाएगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो उसमें से कौन कौन से नाम हो सकते हैं? ऐसे 5-7 नाम आप लिख सकते हो। ये आप मेरी उम्र के लोगों की हाँ, बात कर मतलब रहे हैं हमारे या? साथ के लोग जो पहली बात तो कि 20 साल बाद ये इंस्टाग्राम का धुआं हट जाएगा, ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ें रुक जाएंगी? हाँ, जहाँ तक शायरी की बात है, एक तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है सारे पॉडकास्ट में होता ही है कि 5 लोगों के नाम ले लीजिए, और इसमें सबसे बड़ा काम ये होता है कि मुझे घर तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिनके नाम मैं नहीं ले पाता हूँ आपकी क्या हो जाएगी? उनके साथ एक अदावत, क्योंकि क्या है ना कि एकदम से नाम क्लिक नहीं करते हैं। फिर भी मैं जिन लोगों को पसंद करता हूँ 2-4 नाम मैं ले लेता हूँ, जिन्हें आज भी और आज के बाद भी सुना जाएगा। मेरी उम्र की बात हो रही है ना, सो कई सारे दोस्त हैं मेरे, अब्बास कमर, इनाम आज़मी, अहमद सगीर, बालमोहन पांडे, चिराग शर्मा, पल्लव मिश्रा, निवेश साहू, बहुत सारे लोग हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर खूब चमक रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका सोशल मीडिया से वास्ता नहीं है या उनको इतने लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब मैं बात पहले कह रहा था ना कि सोशल मीडिया का दोनों इम्पैक्ट है, और शायरी सोशल मीडिया की व्यूज़ से नहीं नापी जाएगी कभी भी। तो इसमें अब देखिए, अब दोनों तरह के लोग हैं यहाँ, चिराग शर्मा, बालमोहन पांडे, अब्बास कमर, ये लोग भी हैं जिनको लोग अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं। इसके बाद अहमद शगीर जैसा अभी मेरा दोस्त है जो लखनऊ में बैठा है और बस शायरी करता है, उसको मतलब नहीं है इस सब चीज़ों से। तो ये हमेशा रहेगा। मैं 1-2 शेर सुना दूँ इन लोगों के, जिससे थोड़ा एक वो हो जाए कि अब्बास कमर का एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि खुश हैं तो फिर मुसाफिर दुनिया नहीं हैं आप, खुश हैं तो फिर मुसाफिर दुनिया नहीं हैं आप, इस दश्त में बस आप लपाइए रोइए, हम हैं असीरे ज़ब्त इजाज़त नहीं हमें, रो पा रहे हैं आप बधाई रोइए। बालमोहन पांडे का एक शेर है कि हम इंतज़ार में थे कब जवाब देगा हमें, अब इंतज़ार ही उसका जवाब लगने हम इंतज़ार में थे कब जवाब देगा हमें, अब इंतज़ार ही उसका जवाब लगने लगा। क्या बात है। तो इस तरह से है। फाशु भैया, आपका सबसे फ्लॉप मुशायरा आज तक का, जो आप यहाँ पे ध्वस्त हो गए हो एकदम, कि लगा हो कि अब है नहीं कुछ यहाँ, इसके बाद कुछ नहीं है, अब घर जाऊँगा सोऊंगा क्या है ये शायरी वायरी कुछ नहीं है। कभी ऐसा आया ख्याल कि किसी मुशायरे में आप गए हो और आपको लगा हो कि क्या ही है ये लोग, क्या शायरी समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके का लगा? मैं इसका जवाब थोड़ा ज़्यादा वक्त लेके आपको देना चाहता हूँ।
देखिए, जब मैंने शेर कहना शुरू किया, ये 17-18 की बात रही होगी, तो कभी मतलब मेरे इल्म में क्या कहीं दूर दूर तक ये चीज़ नहीं थी कि मुझे कभी मुशायरे में भी जाना पड़ेगा। शेर कहना मेरे लिए अपने लिए स्ट्रेस रिलीज की तरह था। तो उसमें क्या था कि जब गज़ल कही, अंदर से खुशी हुई, फिर उसको शेर पोस्ट कर दिया, उस पे 2-4 अच्छे शायरों के कमेंट आ गए, तो एक वो सनद हो गई। पर ये कभी नहीं सोचा था कि मुशायरे में भी जाना होगा। पता नहीं, खुद को इस अहल नहीं मानता था या उस चीज़ का कुछ पता ही नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के कॉल्स आए कि जैसे कि जश्न रेख्ता सब जानते ही हैं, तो जश्न रेख्ता मैंने बहुत शुरू में पढ़ लिया था, जी आप जो आप आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या बात करें इस पे, ये बात बोलनी जरूरी थोड़ी थी। तो सारी रो पा रहे हैं आप, बधाई जरूरी है। तो जश्न रेख्ता में मैं 2019 में मैंने जश्न रेख्ता पढ़ा। उससे पहले भी मैं मुशायरों में जाने लगा था। अच्छा, और बदकिस्मती ये देखिए कि 2019 के दिसंबर में जश्न रेख्ता हुआ और फरवरी से कोविड आ गया। जब कोविड आया तब मेरे पास 8-10 मुशायरे थे, और वो फिर 2 साल का टाइम ऐसा गया कि जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। और हालांकि मैं मुशायरे ना होने का गिला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो ऐसी चीज़ें हुई जिनका गिला हमेशा रहेगा। इंडिया में एक जो सबसे खूबसूरत बात इन दिनों है वो ये है कि हमने जो पुराने मुशायरे हैं उनके पैरेलल एक दुनिया खड़ी कर ली है। कुछ मुशायरे अब इस तरह के होने लगे हैं जहाँ किसी भी तरीक़े का कोई झंझट नहीं होता है। नाज़िम बहुत आराम से आपको बुलाता है, आप बिना कोई जुमला मारे अपना शेर पढ़ते हैं, सुनने वाले आते हैं, दाद देते हैं और मुशायरा ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बेहतर बात हुई है जो पिछले, मैं मानता हूँ कि 10 सालों के अंदर ऐसा हुआ है, जब से सोशल मीडिया का भी इसमें योगदान है कि कुछ ऐसे शायर जिनको सोशल मीडिया के थ्रू बुलाया गया तो उनको इस तरह का कोई अनुभव भी नहीं था और ना उनकी लॉबी थी, तो वो सीधा सीधा इंटरेक्ट होके अपने सुनने वालों पर असर कर रहे थे। ख़राब मुशायरे, यहाँ ब्लॉग मुशायरे की बात है, तो कई बार ऐसा हुआ कि मुशायरों के साथ साथ अब कवि सम्मेलन से भी फ़ोन आते हैं। तो कवि सम्मेलन में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आप अकेले शायर हैं, आप अकेले शायर हैं, बाकी सब कवि हैं, तो उसमें आपकी दाल गलना थोड़ा कठिन हो जाए। वहाँ 2 काम होते हैं, या तो आप सबसे ज़्यादा हिट रहते हैं या फिर आप सबसे ज़्यादा फ्लॉप रहते हैं। लेकिन क्या है कि आपने वहाँ जाने के लिए हामी भरी है, आप इसका गिला किसी से नहीं कर सकते हैं। तो पेमेंट की बात तो की नहीं आपने। ये पहली बात है पेमेंट के कि लिए मुशायरा या कवि सम्मेलन में जाने के लिए भाई आपको कुछ मानदेय मिल रहा है, और सामने वाले ने आपको पसंद किया है इसलिए उसने आपको बुलाया है। तो सीधी सी बात है, आपको दोनों तरह का माहौल का सामना करना पड़ता है। उसमें अच्छी बात ये होती है जो ख़राब शायर होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे पास शायरी तो पहले से नहीं है और मेरी परफॉर्मेंस भी यहाँ अच्छी नहीं हुई, अब मुझे कोई क्यों बुलाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे शायर हैं तो आपके जहन में ये रहता है कि मैं शायर तो अच्छा हूँ, यहाँ मुझे उतनी अच्छी तरह से नहीं सुना गया, मतलब कोई बात नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन ऐसा हर मुशायरे और हर कवि सम्मेलन में लगता है कि अपने लिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कम तालियां आई, किसी और को ज़्यादा तालियां आई। मैं वहाँ देखता हूँ कि बहुत अच्छे लोग जो या तो परफॉर्मेंस के हिसाब से उस लेवल पे नहीं है, जिनको खूब हाथ पैर चलाना या इस तरह का कारनामा करना नहीं आता है, उन लोगों को नहीं सुना जाता है, खासकर सीनियर्स को। और जो बेहतरीन शायर और बेहतरीन कवि है, हाँ, सुनना भी है। और दूसरे लोग जो जाहिर सी बात है उनका अनुभव भी कम है और मतलब उनकी योग्यता भी उनसे कम है, उन्हें ज़्यादा बेहतर सुना जाता है। पर इसमें हम उस शायर को तो कोई भी दोष नहीं दे सकते हैं ना। ये अगर कहीं दोष हुआ भी तो ये ऑडियंस का दोष हुआ। अब पिछले कुछ 10-20 सालों में जॉन एलिया साहब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इतने आ गए, किताबों में तो हम सबने पढ़ा ही था, लेकिन वो एक आम आदमी के जद में भी आ गए। उन्हें आम आदमी भी अब एक अच्छे तरीके से उन्हें सुन रहा है, समझ रहा है, और जिसको शायरी नहीं भी आती समझ में उसको भी अब जॉन एलिया का नाम मालूम है। तो क्या मानते हैं इसके पीछे सोशल मीडिया तो है ही जो वजह है, लेकिन जॉन की शायरी में ऐसा क्या है कि वो इतने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है और लोग इतना उससे जुड़ रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में भी मीर का वो शेर कोट किया था कि शायरी है मेरी खवास पसंद पर मेरी गुफ्तगू आवाम से है। जॉन एलिया अपने टाइम में भी उतने ही फेमस थे
बस मामला ये था कि तब सोशल मीडिया नहीं था। जॉन एलिया मुशायरों में उसी तरह से हिट होते थे जैसे आज उनके व्यूज़ आते हैं उनकी वीडियो पे। अच्छा। बात ये थी, आज खैर आज का जो मामला बताता हूँ, आज जो एक यूथ उनसे जुड़ा है वो खासकर उनकी उन वीडियोस की वजह से, जहाँ वो एक अपना उनका एक पढ़ने का अपना तरीका था, बाल खुले और ऐसा ज़मीन ठोक रहे हैं और रो रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, उस तरीके से वो शेर सुनाने का उनका ढंग था। ठीक है, आज की जो आप क्या मानते हैं, वो नई- उनका ढंग था या फिर वो एक महफिल को एंटरटेन करने के लिए कुछ एक अलग से तो वो था कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मैंने उनके दांत साथ ज्यादा मिलेंगे? मैंने उनके साथ के लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, तो वो तो ये बात भी मानते थे कि वो उनका एक चोला था हाँ जिससे ओढ़ के वो जाते थे, और जाहिर सी बात है वो बहुत आलिम आदमी थे। हाँ, वो इतना वो बड़ा एक आदमी है जो जाते थे और वो मुशायरे पे अपना छाप छोड़ देते जो भी थे। है उनकी। हाँ, वो कुछ लोग उसे सोचा समझा बताते हैं, हाँ। कुछ लोग बताते हैं कि वो जेन्युइन था। हम तो उस टाइम पे नहीं थे तो हम उसका ठीक ठीक तो नहीं बता सकते हैं जेनजीज कैसा। जो आज के जेनजीज जैन जीज का जो मामला है, हाँ। जो उनसे कनेक्ट होने का, वो उनकी वीडियोस के थ्रू है। नहीं, वो जिसमें उन्हें ऐसा वो- समझते हैं कि जैसे जॉन एलिया बहुत गमगीन आदमी, दर्द से भरा हुआ और कुछ ऐसा नीरस आदमी, तो कुछ वो क्या सच में है या फिर वो सिर्फ मुशायरों तक है? उनकी वो जो डिप्रेसिव इमेज जो मुशायरों के वीडियोस के थ्रू हम तक आई है, हाँ। उसको नए लोगों ने ये जान के कि ये आदमी ऐसा रहा होगा, ऐसा फ्रेम करके कि हम भी बहुत परेशान हैं, ये भी बहुत परेशान है, इस तरीके से उनसे कनेक्ट करके ये शायरी का उनका मामला उस तरीके से। वो बहुत बेहतरीन शायर थे बहुत बेहतरीन शायर, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनकी किताबें पढ़ने वाले जानते हैं कि वो कितने बढ़िया नस्र निगार थे, कितने बढ़िया शायर थे। जिन्होंने फरनूत पढ़ी है वो जानते हैं। और तो उनका एक शेर भी याद आ रहा है कि उस गली ने ये सुन के सब्र किया, हाँ, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। क्या बात है। एक शेर है जॉन का, एक हुस्ने बेमिसाल की तमसील के लिए, हाँ। एक हुस्ने बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा। आए 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 आए। एक हुस्ने बेमिसाल की तमसील तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूँ मैं। बहुत मकबूल शायर थे अपने ज़माने के भी। अच्छा, उनका एक बहुत मज़ाहिया किस्सा मैंने पढ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की एक किताब में, बिल्कुल सुना सुनाता हूँ आपको। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी लिखते हैं, मैं सुना रहा हूँ तो हो सकता है एक दो लफ्ज़ इधर उधर हो जा रहे हों क्योंकि लंबा किस्सा है, कि जॉन एलिया साहब एक बार एक मुशायरे में थे, जहाँ जाते थे 4-6 चेले उनके साथ उनके जाते थे। तो जब वो मुशायरा ख़त्म हुआ वापस आ रहे थे तो उनका एक जो शागिर्द था उसने कहा कि जॉन साहब, ये फ़लाँ शायर जो था इसको तो बहुत दाद मिली, ये तो बहुत ख़राब शायर है। तो जॉन साहब बोले पर उस पर 16 लाख रुपए भी तो हैं। तो वो घर आ गए तो शागिर्द ने कहा कि आपने रुपए का जिक्र किया तो 16 लाख का ही क्यों किया, आपको क्या पता है कि उन पर 16 लाख रुपए हैं? बोले भाई मुझे मैं जितना सोच पाऊंगा उतना ही तो बताऊंगा। तो जॉन एलिया ने कहा, जब जॉन एलिया से उनके शागिर्द ने पूछा कि आपने ये सिर्फ 16 लाख रुपए ही क्यों बताए, आपने गिने हुए हैं क्या? बोले भाई मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ उतना ही तो बताऊंगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इसमें आगे ये लिखते हैं कि उन दिनों जॉन एलिया की दूसरी शादी की खबर उड़ी हुई थी, जो कि खुद जॉन एलिया ने ही उड़ाई थी। बोले और जब वो खबर उड़ी तो मैंने जॉन साहब से मुलाकात हुई तो मैंने लड़की के उम्र के बारे में इसलिए नहीं पूछा कि जॉन साहब 16 से ऊपर नहीं सोच पाते हैं। यार लेकिन क्या भला के शायर बहुत थे। शानदार शायर हुआ था, तो शायर ही नहीं हुआ, क्या बात है। तो आशु भैया, जिस शहर से आप आते हैं वहाँ से शारिक साहब भी आते हैं। शारिक साहब द लेजेंड, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस वक्त के जो सबसे बड़े शायर हैं वो शारिक साहब हैं। तो इस बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं और क्या आपके इसके व्यूज़ हैं, और कोई किस्सा, कोई कहानी या फिर उनके शेर, कोई ऐसा, मतलब शारिक साहब के बारे में कुछ बात कीजिए। शारिक साहब हमारे टाइम के बहुत बड़े शायर हैं, इसमें तो किसी को कोई भी शक नहीं है। बस ये है कि मेरा उनसे ताल्लुक़ और ज़्यादा निजी यूँ हो जाता है कि मैं भी बरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं जब चाहता हूँ मेरे उनसे मिलने का शरफ़ हासिल है। साथ ही साथ हम लोगों ने मुशायरे भी बहुत सारे एक साथ पढ़े हैं, लंबे लंबे सफ़र कार से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना आना। तो उनके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी से भी मुझे मिलने का मौका मिला है। वो जितने बड़े शायर हैं उतने ही बड़े वो इंसान हैं।
जी। उनके साथ बैठ के आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप इतने बड़े आदमी के साथ बैठे हैं। वो आपको अपने लेवल पे ले आते हैं। आपको बिल्कुल भी उनसे मिलने पे हेजिटेशन नहीं होगा, हिचक नहीं होगी। मैं उनसे पहली मुलाकात का एक वाकया बता दूं कि वो एक कैफ़े के आगे खड़े हुए थे, जहाँ अंदर हमारा एक इवेंट था। तो मैं बाहर आया, मैंने सर को नमस्ते किया। उस समय वो सिगरेट निकाल रहे थे, तो उन्होंने सिगरेट निकाल के मुँह में लगा के यूँ बढ़ा दी। अच्छा, मैं तो ऊपर से नीचे तक काँप गया। मैं बोली यार ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। क्या बात है। हालाँकि बाद में मैं पीने लगा कभी-कभी। अच्छा, तो चलो ठीक है। तो ये शारिक साहब है, और शारिक साहब की शायरी के तो क्या ही कहने। एक इंसान के जो अंदरूनी जज्बे हैं, उनको वो पर्दे पे लेके आते हैं। आदमी जो बातें खुद से भी छुपा लेना चाहता है, जो सच्चाई वो खुद से भी छुपा लेना चाहता है, उस सच्चाई को वो बिल्कुल बेपहचान करके, बिल्कुल उरियां करके लिख देते हैं। बेशक बेशक। अब मैं आपको एक शेर सुनाऊं। इरशाद। झिझकता हूँ उसे इल्ज़ाम देते, झिझकता हूँ उसे इल्ज़ाम देते, कोई उम्मीद अब भी रोकती है। क्या कहने हैं। आहा था। तेरी तरह नहीं आसान वापसी मेरी, तेरी तरह नहीं आसान वापसी मेरी, मैं रास्तों को समझता हुआ नहीं आया। क्या क्या कहने हैं। हम बहुत सारे लोग हमसे कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी ऐसे गुजरे हुए आदमी की यादों में होते हैं कि हम उससे आगे का नहीं सोच पाते। एक शेर सुनिए अब उनका इस पे। इतने सारे जख्मियों को छोड़कर, इतने सारे जख्मियों को छोड़कर, पीठ पर वो है जो जिंदा भी नहीं। क्या हो गया। इतने सारे जख्मियों को छोड़कर, पीठ पर वो है जो जिंदा भी नहीं, उसे यूं चेहरा चेहरा ढूंढता ये हूं, तो मेरा फेवरेट शेर। उसे यूं चेहरा चेहरा ढूंढता हूँ, वो जैसे रात दिन सड़कों पे होगा। अगर दिल पर जरा काबू रहा तो ये समझौता मेरी शर्तों पे होगा। क्या बात है। क्या अगर कमाल दिल पर है। जरा काबू रहा तो ये समझौता मेरी शर्तों पे होगा। बहुत सारे शेर हैं, फिर नज़में, और मुझे लगता है कि उन पर अभी भी उतनी बात नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और इसका तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही ये वक्त आगे आगे बढ़ता जा रहा है, मैंने एक बात नोटिस की है कि मेरी उम्र के और मेरे साथ के लोगों में जो एक माहौल है, वो जो भी नया आदमी शेर कहने आता है, आप उससे जाके पूछे कि आप अपने फेवरेट शायर का नाम बताइए, 100 में से 90 आपको शारिक कैफ़ी का नाम बता देंगे। बहुत सही बहुत सही। अच्छा, उन 10 का क्या। मुझे उनके शेर कहने की सहूलत पे कभी कभी शक होता है। ऐसा है वैसे शायरी की दुनिया को अगर 11 शायरों के थ्रू एक क्रिकेट टीम बनानी हो हमें अब तक, और अभी हम जिस वक्त में हैं इसको समेटना हो, तो वो 11 शायर आपके हिसाब से कौन कौन से होंगे। ये कैप्टन तो हमारा गालिब ही होगा, बाकी हम बात करते हैं इस पे। जी जी जी। दरअसल शेर जब से होना शुरू हुए, कहना शुरू हुआ, ये बहुत लंबा सफ़र है। और जब भी हमें ऐसा कहा जाता है कि आप 10 नाम लीजिए, 11 नाम लीजिए, तो सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही कठिन टास्क होता है। तो आपने अब तक आसानी किया, वो थोड़ा तो लोड लो। ये अमीर खुसरो से शुरू हुआ है, वहाँ तक तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर क्लासिक के 1-2 नाम लेता हूँ, खासकर क्या होता है जब भी आप किसी शायर से इस तरह के सवाल करते हैं, तो उसके जो जवाब होते हैं वो उसके इंटरेस्ट की तरह होते हैं। I know. इसको सुनने वाला जो अलग इंटरेस्ट रखता है उससे, उसको वो जवाब वो रिलेट करे ना करे, एक अलग मामला बन जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि इस समय में इनका दौर रहा, इनका दौर रहा, या फिर इस तरीके से या आपको जो पसंद है आपकी जो, तो हम ऐसे बात करते हैं तो आप देखिए कि मीर, गालिब, दाग, इकबाल, उसके बाद आप आ जाते हैं फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, फिराक गोरखपुरी, अहमद फराज, इरफान सिद्दीकी। अब इधर आ जाते हैं हम, देखिए जॉन एलिया, जमाल एहसानी, शारिक कैफ़ी, इरफान सिद्दीकी, फ़रहत एहसास साहब। तो ये देखिए एक पूरी कहकशा है हमारे पास, जहाँ से हम 10-12 नाम उठाने जाते हैं बहुत सारे लोग रह गए हैं। बानी रह गए, कैसे कैसे शायर
जिनका अभी नाम भी एकदम से नहीं क्लिक करता है। आप पीछे जाइए क्लासिक देव में, गौरी। मोमिन, सौदा, ऐसे ऐसे शायर रह गए हैं। मैं आपको इरफान सिद्दीकी से का नाम आया, इरफान के शेर सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, माल क्या पास तेरे हिम्मत आली भी नहीं, हाँ। इतना खाली तो मेरा दामन खाली भी नहीं। अरे माल क्या पास तेरे हिम्मत आली भी नहीं, इतना खाली तो मेरा दामन खाली भी नहीं। सरे शोरीदा को तहजीब सिखा बैठा हूँ, वरना दीवार मुझे रोकने वाली भी नहीं। क्या अच्छा है यार। सरे शोरीदा को तहजीब सिखा बैठा हूँ, वरना दीवार मुझे रोकने वाली भी नहीं। नक्शे पर ढूंढने वालों पे हंसी आती है, हमने ऐसी तो कोई राह निकाली भी नहीं। भाई क्या अच्छा शेर है। नक्शे पर ढूंढने वालों पे हंसी आती है, हमने ऐसी तो कोई राह निकाली भी नहीं। अब देखिए क्या क्या शेर है कमाल है। इरफान सिद्दीकी। अब देखिए कि अभी एक उनका शेर मुझे बहुत पसंद है। अजनबी जान के क्या नामो निशा पूछते हो, अजनबी जान के क्या नामो निशा पूछते हो, भाई हम भी उसी बस्ती के निकाले हुए हैं। हाँ। परिंदों की कतारें उड़ नहीं जाती तो क्या करती, हमारी बस्तियों में खुश्क झीलों के सिवा क्या था। कौन आते अपने किस काम में लाएगा बताता भी नहीं, अपने किस काम में लाएगा बताता भी नहीं, हमको औरों पे गंवाना भी नहीं चाहता है। आप शेर सुनिए। रात को जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। देखिए वो एक शेर है कि शेरों में तो कहने का दस्तूर है, वरना सचमुच मेरा महबूब सितमगर तो नहीं था। मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं इरफान सिद्दीकी। और सबसे बड़ी बात कि वो मैं आपको बता देता हूँ, अपने इंट्रो थोड़ा सा रह गया था। हाँ। कि मेरी पैदाइश बदायूं की है। अच्छा। मेरा जो 12th हुआ है, मेरी 12वीं तक की पढ़ाई बदायूं से है। उसके बाद मैं बरेली आया हूँ, तो मेरे मिजाज के मौसमों में बदायूं और बरेली की आमेजिश है। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक बदायूं से है। बदायूं तेरी मिट्टी से बिछड़ कर जी रहा हूँ मैं। शारिक कैफ़ी बरेली से है। तो मेरा बहुत अच्छा नाता रहा है इन लोगों के बीच में। शारिक साहब के पिताजी भी बहुत बढ़िया शायर थे, कैफ़ी बिजदानी साहब। उनका एक शेर बहुत ही मुझे पसंद है। अच्छा। मेरे रास्ते में, और ये पूरी आर्टिस्ट बिरादरी, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, वो इससे बहुत रिलेट करेगा। मेरे रास्ते में जो रौनक थी मेरे फ़न की थी, मेरे रास्ते में जो रौनक थी मेरे फ़न की थी, मेरे घर में जो अंधेरा था मेरा अपना था। हाय 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 हाय। मेरे रास्ते में जो रौनक थी मेरे फ़न की थी, मेरे घर में जो अंधेरा था मेरा अपना था। क्या अच्छा। एक बात होती है, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो शायर मुशायरों में बहुत हिट हो जाता है, बाज़ दफ़ा उसको लोग, खासकर शायर लोग, इसको कुछ हिकारत भरी निगाहों से देखना शुरू करते हैं कि ये तो अच्छा शायर नहीं है, क्योंकि मुशायरों में हिट हो गया, तालियां हो गई, तो इतना अच्छा शायर होगा नहीं है। जैसे मसलन इसमें सबसे बड़ा नाम राहत साहब का आता है। राहत साहब के ऐसे हैं लोग जो शायद इस तरीके की बातें आती हैं कि राहत साहब थोड़े से ऐसे शायर थे, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा कि राहत साहब रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। देखिए राहत साहब, दुनिया जानती है कि वो कितने अच्छे शायर थे, कितने अच्छे परफॉर्मर थे। जिस मुशायरे में होते थे वो मुशायरा हिट होने की सनद है राहत साहब। हम राहत साहब से भी अगर पीछे जाएं तो आप देखिए कि अहमद फराज, नाकिदों ने अहमद फराज को टीन एज का शायर बता दिया। अहमद फराज मुशायरे में भी बहुत हिट होते थे, और वो उनका शेर है ना कि माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया, तो वो इस लेवल के वो हिट थे। फिर भी एक तबका होता है जो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपके बारे में तमाम बातें कहता है। नज़में एहतजाज पे ऐसी नज़में हैं उनकी कि आप देखिए कि ऐसी रवा नज़में तो हमें ऐसे शायरों के यहाँ नहीं मिलती हैं जिनको एहतजाज का बहुत बड़ा शायर बताया जाता है। सही बात है। तो अहमद फराज को लोगों ने नहीं छोड़ा है। अहमद फराज के मैं आपको एक दो शेर सुना देता हूँ। मुझसे मिला तो तर्के ताल्लुक़ के बाद भी, देखा मुझे तो तर्के ताल्लुक़ के बाद भी, वो मुस्कुरा दिया ये हुनर भी उसी का था। वो मुस्कुरा दिया ये हुनर भी उसी का था। एक शेर मुझे अभी आएगा। शेर अहमद फराज का ये भी है कि सिलवटें हैं मेरे चेहरे में तो हैरत कैसी, जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज़्यादा पहना। क्या बात है। आजू भैया, आप जहाँ से आते हैं वहीं से थोड़ी दूर फहमी साहब भी रहते थे।
एक साल पहले उनका देहांत हो गया। इसी दौरान हमारे एक और बड़े अच्छे शायर इरशाद भाई, उनका भी देहांत हो गया। इन दोनों से आपके कैसे मामले थे? कुछ शेर इनके कुछ ध्यान में है, या फिर कोई ऐसा किस्सा जो आप हमें बताना चाहें? क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे शायर थे और मुझे लगता है कि इन दोनों के साथ आपका भी कुछ होगा। बिल्कुल। और ये पूरे हमें तो ज़ाती नुकसान हुआ ही, पूरे उर्दू अदब के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था। मैं उन्हें दोनों लोगों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। फ़हमी साहब चूँकि बसौली के रहने वाले थे, हमारे यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ एक नशिस्त होती है, विनीत आशना साहब हैं, जी, जी। उनके घर पे। मैं उसमें हाँ, एक आप दफ़ा गए हिस्सा भी रहा हैं। हूँ। तो क्या था कि हम लोग हर महीने 2 महीने 3 महीने में किसी मुशायरे में मिल जाना, या नशिस्त में मिल जाना, या वो कभी बरेली आ गए या हम लोग चले गए। तो इस तरह से क्या था कि फ़हमी साहब से बहुत ज़्यादा नज़दीकी थी हम लोगों की। मैं चिराग भाई तो बिल्कुल ही पास में रहते हैं उनके, तो बहुत नज़दीकी थी फ़हमी साहब से। और जितने ही अच्छे शायर, वही बात रिपीट होती है कि जितने अच्छे शायर उससे भी बेहतर इंसान, बहुत अच्छे, इतने शादा मिजाज और इतने खामोश तबीयत के। मतलब वो हमारी महफ़िल में ही बस थोड़ा बहुत बोलते थे, बाकी आप लोगों ने देखा मुशायरे में एकदम खामोशी से बैठे रहते थे, लेकिन हर इंसान को सुनते थे वो। उनकी मतलब कि हमें नहीं पता होता था कि कौन-सा नया आदमी, यानी हमसे भी नया, शेर कहने वाला अच्छा शेर कह रहा है। वो बात फ़हमी साहब के दिमाग में होती थी। वो सोशल मीडिया चलाते थे, देखते थे, और उनके ज़हन में रहता था, और मिलते थे तो बताते थे, देखो ये बहुत अच्छा शेर कह रहा है आजकल। तो ये फ़हमी साहब थे। और अच्छा। शायर, भाई कमाल के शायर। कमरा खोला तो आँख भर आई, कमरा खोला तो आँख भर आई, ये जो खुशबू है जिस्म थी पहले। टहलते फिर रहे हैं सारे घर में, टहलते फिर रहे हैं सारे घर में, तेरी खाली जगह को भर रहे हैं। एक शेर मुझे बहुत पसंद है उनका, देख कर याद कुछ नहीं आता, देख कर याद कुछ नहीं आता, अच्छे लगते हैं अजनबी हम। क्या अच्छा है अशोक, वाह। बहुत बहुत शानदार शायर। और मुशायरों में भी हमें कई जगह साथ जाने का शरफ हासिल हुआ। तो मैं तो बहुत अपने आप को खुशवक्त मानता हूँ जो फ़हमी साहब की मुझे। और एक आप कह रहे हैं, एक किस्सा मैं बताता हूँ फ़हमी साहब का, कि वो कितनी उनकी सादा मिजाजी का। और पता नहीं मुझे ये पब्लिक डोमेन में कहना चाहिए भी कि नहीं कहना चाहिए। बहुत ही सादा आदमी, इतने सादा आदमी, मतलब मैं क्या बयान करूं। हमारे दोस्त हैं एक, वो बताते हैं कि फ़हमी साहब सोशल मीडिया चला रहे होंगे तो फेसबुक पर कुछ उनका फेसबुक लॉगिन वगैरह नहीं हो रहा था, या फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हमारे दोस्त को फ़ोन किया, कहा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। रात का 10 साढ़े 10 बजा हुआ था कि फ़ेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा है। तो उसने पासवर्ड मांगा और आईडी मांगी, और फ़हमी साहब से कहा कि अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो फ़हमी साहब बोले अच्छा। फ़हमी साहब का जवाब सुनिए, उसने कहा कि आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो फ़हमी साहब कह रहे हैं वो इतनी रात में हमें भेज देंगे ओटीपी? इतना सादा आदमी, इतना सादा आदमी। क्या यार, बहुत बड़े शायर। और हमें तो बहुत ही पर्सनली बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि हमारी महफ़िलों के वो मुमताज़ आदमी थे, और क्या कहा जाए। इरशाद भाई, जब मैंने शेर कहना शुरू नहीं किया था, मुझे याद है मैं 2017 में यहाँ पुस्तक मेले में आया था, तो एज अ शायर मिलने वाले मुझे पहले आदमी इरशाद भाई थे। क्या और इरशाद भाई अकेले वो आदमी हैं जो बिना नागा मुझे फ़ोन करते थे। तीसरे चौथे महीने हर उनका एक फ़ोन आ जाता था। मेरी किताबों, मेरी गज़लें जहाँ भी आज तक प्रकाशित हुई हैं, तमाम पत्रिकाओं में, किताबों में, उन्होंने मुझसे कह के नज़में लिखवाईं। मेरी गज़लें जहाँ भी शाया हुई, जिन किताबों में शाया हुई और जिन पत्रिकाओं में गई, वो सब इरशाद भाई के थ्रू गई। इरशाद भाई का मेरे पास फ़ोन आता था कि 5 गज़लें भेज दो, मैं भेज देता था। फिर उन्होंने 2 किताबें निकाली हैं, वो हर 2-3 साल में एक संकलन आता है जिसमें वो चुनिंदा शायरों का कलाम शामिल करते हैं। मेरा 2021-22 में उनकी जो किताब आई थी उसमें था। उसके बाद अभी किताब आई तो कई शायरों के बारे में पूछने के लिए भी लगातार उनका फ़ोन आ रहा था। आपका भी उसमें था, मेरे शेर थे उसमें। आपका मुझसे ही पूछ के रखा उन्होंने। तो
तो इस तरह से इरशाद भाई और बहुत प्यारे आदमी, उनसे उनके जाने, और वो तो एकदम अचानक से चले गए, ना कोई बीमारी ना कुछ। उनके जाने से हमें याद है 1 महीने पहले पुस्तक मेला था, हम लोग शाम में वहाँ से खाली होके, और फिर उनका अड्डा था जहाँ पर उनके प्ले की रीडिंग वगैरह होती थी, हम लोग वहाँ 1-2 बजे तक बैठे, फिर आ गए। और फिर एक दिन अचानक सोशल मीडिया चलाते पे ऐसी मनहूस खबर मिली। बहुत क्या धक्का लगा था मुझे भी। अल्लाह ने मगफरत फरमाए। उनका एक शेर मुझे याद आता है कि मैं उनका तुमसे शेर, एक बात पूछनी थी मुझे, तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे, तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे, कौन आया कि हम उठाए गए। आए क्या बात है। डूबते लोगों की खातिर आस का तिनका हूँ मैं। हाँ, एक शायर का शेर हम देखें, डूबते लोगों की खातिर आस का तिनका हूँ मैं, शायरी अगर काम है तो काम का बंदा हूँ मैं। बहुत काम के अच्छा, बंदे वो थे। आप वो लगे रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं या तो शायरी का संकलन कर रहे हैं, या कहीं संपादन में लगे हैं, कहीं प्ले राइटिंग में, कहीं ना कहीं वो लगे रहते 100% वो अदब को, उनका जो जीवन था Dedicated आदमी। वो अदब को डेडिकेटेड था। उनके 2 प्ले उन्होंने लिखे हुए हैं, और बहुत सारा काम उनका ऐसा है जो अब आने वाले वक्तों में छप के आएगा। बहुत सारा काम वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। बहुत बड़े बड़े एम थे उनके, बहुत सा काम आना बाकी था, बहुत काम होने थे, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसकी चली है। सो आशु भैया, माइक भी है और कैमरा भी है और मैं भी हूँ, तो कुछ हो जाए गज़लें वगैरह जो आपने नहीं कही हो, या ताज़ा गज़लें, या जो भी आपका मन करे। मैं, आपने जो बात अब कही है इसका इंतज़ार तो शुरू से कर रहा था। फिराक साहब का एक किस्सा याद आ गया। फिराक गोरखपुरी एक किस्सा सुनाते थे कि एक रास्ता था, एक आदमी जा रहा था राहगीर, और उसके ठोकर लगी, वो एक अंधे कुएं में जाके गिर गया। जब वो कुएं में गिर गया तो बेचारा चीखा चिल्लाया, कोई आसपास नहीं था। थोड़ी देर में एक शायर भी वहाँ से गुजर रहा था, शायर को भी कोई ठोकर लगी और वो भी उस कुएं में जाके गिर गया। अब उस आदमी ने पूछा, वो शायर साहब ने उस आदमी से पूछा कि भाई आप कैसे, आप कौन? तो बोला कि भाई मैं एक राहगीर हूँ, जा रहा था, ठोकर लगी और यहाँ गिर गया। अब उसकी बारी थी, उसने पूछा और आप कहाँ से, आप कौन? तो बोले जी मैं शायर और मतला अर्ज है। तो शायर से आपने बहुत देरी कर दी सुनने के लिए। मैं कोई मतलब अर्ज करना। मैं गज़ल से कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। इरशाद। आँखों में मेरी दफन समंदर है किसी का, हाँ, आँखों में मेरी दफन समंदर है किसी का, ये आखिरी एहसान मेरे सर है किसी का। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आँखों में मेरी दफन समंदर है किसी का, ये आखिरी एहसान मेरे सर है किसी का, पहले तो नहीं थी तेरे लहजे में ये तलखी, हाँ, पहले तो नहीं थी तेरे लहजे में ये तलखी, लगता तो यही है कि तुझे डर है किसी का। भाई बहुत अच्छा। पहले तो नहीं थी तेरे लहजे में ये तलखी, हाँ, लगता तो यही है कि तुझे डर है किसी का। शेर सुनिए, पेश आई है किस तरह ये दुनिया मेरे दिल से, हाँ, पेश आई है किस तरह ये दुनिया मेरे दिल से, इतना भी नहीं सोचा कि ये घर है किसी का। है। बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा शेर आशु ये। पेश आई है किस तरह ये दुनिया मेरे दिल से, इतना भी नहीं सोचा कि ये घर है किसी का, दरकार कोई और है दरियाफ्त कोई और, हासिल कोई और है। दरकार कोई और है दरियाफ्त कोई और, बाहें हैं किसी और की बिस्तर है किसी का। दरकार कोई और है दरियाफ्त कोई और, क्या अच्छा शेर। बाहें हैं किसी और की बिस्तर है किसी का, हम हो गए हैं यूं तो तेरे खेल में शामिल, हाँ, हम हो गए हैं यूं तो तेरे खेल में शामिल, हालांकि निशाना कहीं बेहतर है किसी का। हम हो गए हैं यूं तो तेरे खेल में शामिल, हालांकि निशाना कहीं बेहतर है किसी का, बस में तो चढ़े थे तेरी परछाई के पीछे। हाँ, शेर सुनिए, बस में तो चढ़े थे तेरी परछाई के पीछे, अब उतरे हैं तो हाथ में नंबर है किसी का।
बस में तो चढ़े थे तेरी परछाई के पीछे, क्या अच्छा है। अब उतरे हैं तो हाथ में नंबर है किसी का, पेश आई है किस तरह ये दुनिया मेरे दिल से, इतना भी नहीं सोचा कि ये घर है किसी का। आशु भाई बड़ी शानदार गज़ल पढ़ी आपने। मेरा इस पे कमेंट ज़रूर होगा एफबी पर, वाह में बहुत सारे ए भी होंगे। उसके पैसे आपको पहुंचते रहते हैं। शुक्रिया। बहरहाल इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ऐसा कुछ मसाला दोगे मुझे या नहीं दोगे, कुछ इस तरीके का, या फिर अब इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी? आप चाहते हैं कि ये मेरा आखिरी पॉडकास्ट हो नहीं, और नहीं। इसके बाद मिलने वाला मुशायरा मेरा आखिरी मुशायरा हो। हालांकि इरफान सिद्दीकी का एक शेर है हाँ कि गज़ल की सोहबतों से और कुछ हासिल नहीं, लेकिन हाँ गज़ल की सोहबतों से और कुछ हासिल नहीं, लेकिन गज़ालों से ज़रा सूरज शनासी होती जाती है। क्या अच्छा है। आपको एक गज़ल एक गज़ल ये वाली जो अभी मैंने कही, अब इस सड़क पर कोई सवारी मैं नहीं सुनाता चलेगी। हूँ। बहुत मोहब्बत मिली इस गज़ल को, और ये शायद पहली गज़ल थी जो लोगों के बीच इस तरह से गई। मैं अर्ज़ करता हूँ, जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी, हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी, तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे, फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी, परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे, शेर सुनिए, परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे, हरे दरख्तों पे कोई यारी नहीं चलेगी, हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे, हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे, हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी, वाह, हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे, हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी, हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी, तुम्हारी चीखों से वो दरीचा नहीं खुलेगा, तुम्हारी चीखों से वो दरीचा नहीं खुलेगा, बड़ी दुकानों पे रेजगारी नहीं चलेगी, वाह, तुम्हारी, बहुत शुक्रिया, तुम्हारी चीखों से वो दरीचा नहीं खुलेगा, बड़ी दुकानों पे रेजगारी नहीं चलेगी। और वो जो आपने गर्लफ्रेंड वाला सवाल किया था, हुजूर वाला ये आशू मिश्रा का दिल है इस पर, हुजूर वाला ये आशू मिश्रा का दिल है इस पर, हसीन चेहरों की होशियारी नहीं चलेगी। क्या कहने, क्या एटीट्यूड है। और एक दो गजल एक गजल और सुनाता हूँ, और एक और सुना देता हूँ। बेनूर ख्यालात की बारात है मुझ में, बेनूर ख्यालात की बारात है मुझ में, तुम देख के आना कि बहुत रात है। क्या अच्छा यार, क्या अच्छा। बेनूर ख्यालात की बारात है मुझ में, तुम देख के आना कि बहुत रात है मुझ में, समझाता हूँ लेकिन ये समझती ही नहीं है, समझाता हूँ लेकिन ये समझती ही नहीं है, दिल जैसी कोई शय बड़ी बज़ात है। क्या अच्छा शेर है। समझाता हूँ लेकिन ये समझती ही नहीं है, दिल जैसी कोई शय बड़ी बदजात है मुझ में, दम भर रहे हैं अब नए मौसम मेरे अंदर, दम भर रहे हैं अब नए मौसम मेरे अंदर, मायूस हूँ ये आखिरी बरसात है मुझ में। क्या अच्छा शेर है। दम भर रहे हैं अब नए मौसम मेरे अंदर, मायूस हूँ ये आखिरी बरसात है मुझ में, कुछ वक्त ने तोड़ा है भरम और कुछ उसने, कुछ वक्त ने तोड़ा है भरम और कुछ उसने, मुझको तो ये लगता था कोई बात है। क्या कुछ वक्त ने तोड़ा है भरम और कुछ उसने, मुझको तो ये लगता था कोई बात है मुझ में, तुम कहते हो शेर, तुम कहते हो मैं कैद से बाहर हूँ तुम्हारी, तुम कहते हो मैं कैद से बाहर हूँ तुम्हारी, फिर बेड़ियों का शोर जो दिन रात है मुझ में। वाह वाह। तुम कहते हो मैं कैद से बाहर हूँ तुम्हारी, फिर बेड़ियों का शोर जो दिन रात है मुझ में। और आखिरी शेर, हर शख्स से मिलने का सबब क्या कहूँ आशू, हर शख्स से मिलने का सबब क्या कहूँ आशू, बरसों से टली एक मुलाकात है मुझ में। वाह। हर शख्स से मिलने का सबब क्या कहूँ आशू, बरसों से टली एक मुलाकात है मुझ में। बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया।